Welcome students. Today I am going to teach you what is globalization. So what is globalization? Globalization is the integration of economy of a country with economies of the other countries. That means whenever a country is financially interlinked with the another country, that is called globalization. So what does it mean? It means that there is unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and rest of the world. So in globalization, we are integrating our economy with the rest of the world. So हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन के जो मेजर्स हैं वो क्या क्या लिए गए हमारी कंट्री में. So what were the policy strategies taken under the globalization process? So our next topic is policy strategy. पहली हमारी policy strategy क्या थी? Increase in equity limit of foreign investment. That means now foreign investment हमारी जो कंट्री में जो उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को हमारी कंट्री में क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया. पहले जो लिमिट थी वो अराउंड 40% थी, लेकिन अभी जो हमारी जो रेंज है, रेंज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में वो कितना अलाउड है? दैट इज इट इज अप टू 51 to 100%. इनफैक्ट कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं. दैट इज अप्रॉक्स 47 हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज ऐसी हैं. वहां पर जो FDI की जो लिमिट है दैट इज 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट. Automatic route. What is automatic route? That means in this, whenever there is foreign investment in India, there is no need for government approval. दो तरह से हमारी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अलाउड होती है. फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट से और सेकेंड इज अप्रूवल रूट से. ऑटोमेटिक रूट दैट मीन्स देर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल. गवर्नमेंट की परमिशन की इसमें ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली FDI इसमें हमारी कंट्री में अलाउड रहता है. अप्रूवल रूट में जो फॉरेन कंट्री है अगर वो FDI हमारी कंट्री में करना चाहती है, दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर वो कोई भी किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है. तो अप्रॉक्स 47 ऐसी प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे FDI की लिमिट 100% है एंड दैट्स ऑल्सो अंडर द ऑटोमेटिक रूट. So this is the first policy strategy that is taken under the globalization process. Second policy strategy क्या थी? Partial convertibility is allowed in India to encourage FDI investment in India. So partial convertibility. First we have to understand what is convertibility. Convertibility is a ease with which one currency can be converted into foreign currency at market determined exchange rate. Exchange rate is the rate at which one currency can be exchanged for another currency. So किस तरह से आप इजीली एक करेंसी को दूसरी करेंसी में, दैट इज फॉरेन करेंसी में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी. हमारी कंट्री में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई. व्हाट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी? कन्वर्टिबिलिटी दो टाइप की होती हैं. एक तो होती है आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. देन दूसरी होती है आपकी करंट अकाउंट. तो हमारी कंट्री में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ किया गया है. फुल्ली हमारी कंट्री में कन्वर्टिबिलिटी नहीं है. दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज स्टिल नॉट अलाउड इन इंडिया, बट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज अलाउड. सो गवर्नमेंट ने क्या किया? जितने भी टैरिफ हैं उनको रिड्यूस कर दिया. रिड्यूस क्यों किया? इट इज टू एनकरेज कम्पिटिटिवनेस इन द कंट्री. सो कम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज होगी हमारी कंट्री में? क्योंकि जैसे ही आप टैरिफ को रिड्यूस करेंगे तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन गुड्स है उसका जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा. और क्योंकि ये जो फॉरेन गुड्स हैं ये बहुत ही गुड क्वालिटी के हैं और ये थोड़े चीपर रेट पे हैं, तो हमारी कंट्री में जो कंपटीशन जब क्रिएट होगा तो उसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी जो इनोवेशन है वो होंगे, मॉडर्नाइजेशन आएगा और यहाँ पर भी कंपटीशन क्रिएट करेगा. बिकॉज यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो गवर्नमेंट का जो मेन जो
लॉजिक था, मेन रीजन था टैरिफ को रिड्यूस करने का, वो ये था टू एनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड गवर्नमेंट विदड्रॉ ऑल द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होती है, दैट मीन्स आप जहाँ इम्पोर्ट जब आप करते हैं, इम्पोर्ट पे आप कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। दैट मीन्स आप इसके बियॉन्ड, इस क्वांटिटी के बियॉन्ड आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सिंस 2001 से जितने भी हमारे इंपोर्ट्स पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है वो सारे के सारे विड्रॉ कर लिए हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये 3 जो पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हैं ये हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए हमारी कंट्री में ली गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, दैट मीन्स क्रिटिकली एनालाइजिंग द एलपीजी पॉलिसीज। सो पहले हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस रहे हमारी कंट्री में एलपीजी पॉलिसी अप्लाई करने के। पहला तो ये रहा कि जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। दैट इज़ हमारी जो ग्रोथ रेट है हमारी कंट्री में, दैट इज़ अप टू द 8% पर एनम रहने लगा। दैट मीन्स हर साल हमारी कंट्री में जो जीडीपी है वो 8% से ग्रो करने लगा। पहला बेनिफिट इसका ये है। नेक्स्ट है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड इन अवर कंट्री। सो बिकॉज हमारी कंट्री में जो भी एलपीजी पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए गए थे, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। बिकॉज यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन आया, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। थर्ड क्या है, इट चेक्स द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट था इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 8.5% ऑफ जीडीपी टू 3.5% ऑफ जीडीपी। दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री में अगर ये बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाती है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है, और गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कर्जे में डूबी हुई है। और जो बाहर की कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो नहीं करेंगी, बिकॉज वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है और जो हमारी कंट्री की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो बाहर की कंट्री की जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो डाउन हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाती है। और अगर इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगी तो हमारी कंट्री में क्या होगा, जो फ्यूचर ग्रोथ है हमारी कंट्री की, जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। सो इसीलिए जो एफडीआई है वो लिमिट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलपीजी जो पॉलिसी है उसने एफडीआई को बहुत हद तक लिमिट में रखा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इट चेक्स ऑन इन्फ्लेशन। दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। कैसे? बिकॉज इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। जब भी इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जब सप्लाई होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो डाउन हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब दैट इज द ओवरऑल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस इन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइसेस क्या होंगे, इन्फ्लेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, दैट मीन्स वट एवर यू आर बोरोइंग यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। That means whenever there is inflation in the economy, the interest rate on that borrowing will increase. Whenever there is increase in the investment rate, then that lead to increase in cost of borrowing. आपकी जो cost of borrowing है वो increase हो जाएगी।
आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर करेगी, एडवर्सली इफेक्ट करेगी, ग्रोथ विल अफेक्ट एडवर्सली। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो यू हैव टू बोरो। अगर आपको बोरो करना है तो अगर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट लो चाहिए। इंटरेस्ट रेट लो रहने के लिए जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारी इकॉनमी में कम होना चाहिए। तो बेसिकली जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सोवरेंटी। दैट मीन्स नाउ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, large variety of goods and services are available to them। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी लोगों के पास वैरायटी होगी, दैट मीन्स चॉइस इज नाउ देयर, चॉइस इज अवेलेबल, चॉइस अवेलेबल होगी, दैट मीन्स इट लीड टू ओवरऑल इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फिफ्थ बेनिफिट था। सिक्स्थ बेनिफिट क्या था? सिक्स्थ बेनिफिट इज इट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब ये कैसे हुआ? हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कैसे इंक्रीज हुए? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में जो करेंसी है उसको डी वैल्यू किया गया। डी वैल्यू करने का क्या मतलब है कि हमारी कंट्री में जो रुपी है उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया गया। रुपी की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज किया गया इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। दैट मीन्स नाउ फॉरेनर फाइंड अवर गुड्स चीपर। जो फॉरेनर हैं हमारे गुड्स उनको चीपर लगेंगे। उनको जब चीप लगेंगे दैट मीन्स दे विल बाय अवर गुड्स मोर, दैट मीन्स अवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे दैट मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, और फॉरेन करेंसी जब इंक्रीज होगी तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेवेंथ पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, बिकॉज हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक जो इकॉनमी थी, जो हमारी डोमेस्टिक जो इकॉनमी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो इतना ज़्यादा जो सरप्लस है वो जनरेट नहीं कर पा रही थी। नॉट जनरेटिंग सरप्लस इन द कंट्री। सो सरप्लस जनरेट नहीं कर पा रही, दैट मीन्स ये री इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कैपिटल क्रंच था, इन्वेस्टमेंट क्रंच था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगी, दैट मीन्स हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है पहली तो वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, जो हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही आउटडेटेड थी। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है, दैट मीन्स एफडीआई जब भी आ रहा है तो वो हमारी कंट्री में नई टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। सो ये सेवेंथ मेरिट है हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स का। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। हमारी कंट्री की जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ग्लोबल जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। वो कैसे इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई, क्योंकि फॉरेनर भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे और हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है हमने उनको भी कंपटीशन की वजह से हमने जो पीएसयूज है क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अलाउ किया, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन के दबाव से एक अच्छे तरह से वर्क करने लगे, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है
वो इंक्रीज़ हुई। रैंकिंग इंक्रीज होने की वजह से हमारी कंट्री को एक तरह का रिकॉग्निशन मिला, दैट मीन्स आवर कंट्री इज़ नाउ एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो हमारी कंट्री के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल था। 9th इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमारी कंट्री में जो पहले मोनोपोली मार्केट थी, मोनोपोली किसकी थी? पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली थी, अभी उसको ख़त्म करके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारी कंट्री बन गई थी। बिकॉज अब प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा था और ग्लोबल जो इकॉनमी है वो भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इजीली अलाउ थे, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी थी अभी जो मोनोपोली जो मार्केट थी उधर से शिफ्ट होके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई। ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स रहे थे एलपीजी पॉलिसी के, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस रहे थे और डीमेरिट्स रहे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डीमेरिट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। फर्स्ट डीमेरिट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट हैपन वाज, जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। दैट मीन्स इट इज़ अप टू 2 to 3% पर एनम के हिसाब से ये अभी ग्रो कर रहा था। दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से इट इंक्रीज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इकॉनमीज़। हमारी कंट्री में जो अर्बन एंड रूरल इकॉनमीज़ हैं उसमें इसने बहुत ही जो गैप है वो क्रिएट कर दिया, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो लग रही थी वो अर्बन एरिया में लग रही थी और रूरल इकॉनमीज़ बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस वाली इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहला तो ये था कि इसने बहुत ही ज़्यादा जो अर्बन और रूरल इकॉनमी है उसमें गैप क्रिएट कर दिया। सेकंड क्या है, अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी हैम्पर होगी। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी हैम्पर होगी, वो भी डिक्रीज़ होगी, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड है। कैसे? पहली बात तो ये है कि जो भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, रॉ मटेरियल है, that means agriculture sector is a important source of raw material for these industrial sectors first। और दूसरा, जितनी भी आप इंडस्ट्रियल गुड्स लगा लीजिए, जैसे कि आप हार्वेस्टर लगा लीजिए या ट्रैक्टर लगा लीजिए, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही यूज़ होते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक से ग्रो नहीं करेगा, दैट मीन्स इस टाइप के जो गुड्स हैं वो ये बेच नहीं पाएगा। दैट मीन्स दीज टाइप ऑफ गुड्स दे आर नॉट एबल टू सेल इन दिस मार्केट। सो इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी हैम्पर हो जाएगी। तो पहला जो डिमेरिट है वो ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट किया गया। नेक्स्ट इज अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। दैट मीन्स जितनी भी MNCs हैं, दैट मीन्स मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, सारी की सारी अर्बन एरिया में ही सेटअप थी। जितने भी अर्बन एरिया में सेटअप है, दैट मीन्स जितना भी अर्बनाइजेशन जो हो रहा था, जो भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी वो सारी की सारी अर्बन एरिया में अवेलेबल थी। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारी कंट्री में जो गल्फ है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट वाले पॉइंट में, जो गल्फ है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। सो ये एक सेकंड डिमेरिट है। थर्ड डिमेरिट है, हमारी कंट्री में जो कंज्यूमरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। दैट मीन्स कि अभी जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने लगे, अपनी जो डे टू डे लाइफ है वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा वो अडॉप्ट करने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी कंट्री में जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। बोरोइंग कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बन रहे हो। जब भी आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बनेंगे, दैट मीन्स आप बोरो करेंगे। बोरो करने से क्या हो रहा है कि कोई भी जो इंसान है जो ज़्यादा बोरो करेगा तो वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो एक ये उसका एक डिमेरिट है। देन नेक्स्ट इज लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी हमारी कंट्री के जितने भी जो सेक्टर्स हैं, दैट मीन्स बेसिकली हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी,
सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो ये जो तीनों सेक्टर हैं ये तीनों इक्वली ग्रो नहीं कर रहे थे। जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये पूरी तरह से निगलेक्ट हो गया, और जो टर्शरी सेक्टर है दैट मीन्स जो सर्विस सेक्टर है हमारी कंट्री का ये काफ़ी ग्रो कर रहा था। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स और देयर रॉ मटेरियल, सो ये क्या कर रहे हैं, ये फूड क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे हैं। फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया, और ये ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, ये कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जितना भी ये कैश क्रॉप ग्रो कर रहे थे ये क्या करेंगे, कैश क्रॉप को ये बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या होगा, फूड शॉर्टेज आ जाएगा। फूड शॉर्टेज आ जाएगा हमारी कंट्री में। तो जैसे ही फूड शॉर्टेज आएगा तो क्या होगा, हमारी कंट्री में जो फूड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक फिफ्थ डिमेरिट है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है यहाँ पे ओवर होता है। हमारे जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं यहाँ पर ओवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।